रेवोल्यूशन, पहली बार लोगों ने कंपास निकाला कि कंपास इधर, अच्छा इधर, इधर पूरा भाई, इधर पश्चिम, अच्छा। पहली बार लोगों ने कार्टोग्राफी की, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप बनाया। ये जो मैप होता है ना, ये पहली बार पूरी दुनिया का, पूरे भूगोल का एक चित्र बनाया हमने, इसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। ये सब 1300-1400 के आसपास में हो रहा है। अब सोच के देखिए कि ये सारे के सारे लोग धीरे धीरे पहली बार व्यापार के बारे जानते हैं। व्यापार के बारे तो सिर्फ जानते नहीं है, और भी चीजों के बारे जानते हैं। जैसे बाहर गए, बोले कि धर्म के नाम पे और भी कुछ चीजें होती हैं क्या? बोला हाँ, हमारे यहाँ पर 360 धर्म था, हमने बदल कर इस्लाम कर दिया उसको। बोला और? बोला भारत में भी बहुत धर्म था, उन सब ने भी बदल दिया उसको। और तो और भारत में तो ऐसा चल रहा है कि जिसको जब लग रहा है कि नया धर्म आना चाहिए तो निकाल दे रहे हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म आ जा रहा है, सिखिज्म आ जा रहा है, तो गजब का चीज हो जा रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? तो बोला हाँ। ये सब लोग अब वापस गए और वापस जाने के बाद यहाँ पर क्रिश्चियनिटी पे ही सवाल उठा दिया। बोला तुम कैथोलिक चर्च वाले इतने दिन से मेरे को बेवकूफ बना के घूम रहे हो, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा बात। वही सेम चीज भारत में जो 6ठी BC में बुद्धिज्म ने वेद पे सवाल उठाए, वो आज जाकर क्रिश्चियनिटी वाले सवाल उठा रहे हैं। 1500 साल बाद सवाल उठा रहे हैं। समय काल है अभी का 1000 से 1200 AD के बीच में ये लोग जो इधर आ रहे थे, जा रहे थे ना, इसमें धीरे धीरे इनकी बुद्धि खुल रही थी। तो पहला बुद्धि खुला कि इनको व्यापार समझ में आया। इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल रेवोल्यूशन और वाणिज्य क्रांति। एक ऐसा रेवोल्यूशन आया, एक ऐसी क्रांति आई कि लोगों को अचानक से व्यापार करने में का शौक चढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि अचानक से आप बैठे हुए हैं, वो पेन किसका है? हाँ, व्यापार करते हैं इसका। हर वो चीज का व्यापार कर देंगे आप लोग। दिमाग में ही वो आदमी नहीं चूल आता है, ग्रेजुएशन में सबको आया होगा, अभी आएगा आप लोगों को जो ग्रेजुएशन में है, कि आप सबको एक समय पे ऐसा लगता होगा कि व्यापारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस वो बिजनेस, सबको बिजनेस से करना रहता है। वही चूल है, उसी चूल को हम बोलते हैं वाणिज्य क्रांति। वाणिज्य क्रांति तो एक अलग हुई। कुछ लोगों को और भी बुद्धि खुली, कुछ लोगों को समझ में आया कि धर्म बेवकूफ बना रहा है हमको, एंड दैट इज वाई कैथोलिक्स पे सवाल उठने लग गए। जो चर्च है, जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में जो लोग फॉलो अप करते हैं वो कैथोलिक्स कहलाते हैं। कौन है कैथोलिक्स? यहाँ पर कोई भी नहीं है? आप लोग कैथोलिक्स हैं? कैथोलिक्स कहलाते हैं। अब ये कैथोलिक्स जो है, इनको कौन हैंडल करता था? चर्च में कौन हैंडल करते थे? प्रीस्ट। जैसे हम लोग गाली देते हैं ब्राह्मण को, ये ब्राह्मणों ने दुनिया बर्बाद कर रखी है, या ऐसी व्यवस्था ही बनाई कि व्यवस्था बनाने के बाद इस तरीके से हरकतें हो रही हैं सबकी, वैसे ही वहां पर प्रीस्ट नाम का जो आदमी था, जो चर्च चलाता था, उसने अजीबोगरीब हरकतें कर रखी थी। मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति इमर्ज करता है। मार्टिन लूथर ने बोला ये सब नहीं मानेंगे, 95 लाइन लिखा और जाकर राजा के गेट पे चिपका दिया। अब सोच के देखिए, चर्च के गेट पे चिपका दिया, सोच के देखिए कि चर्च पहली बार रेसिस्टेंस फील कर रहा है, पहली बार प्रतिरोधकता फील कर रहा है वो इंसान, कि अच्छा मेरे सवाल पे भी, मेरे बारे में भी कोई सवाल उठाएगा क्या? और इन्हीं को हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने वाले लोगों को क्या बोला गया? प्रोटेस्टेंट। अब प्रोटेस्टेंट कौन है? आप लोग कैथोलिक्स ही हैं, अंग्रेजों के द्वारा कन्वर्ट नहीं हुए हो आप लोग, ब्रिटिशर्स के द्वारा कन्वर्जन। मतलब आपका चर्च कौन सा है? सन? अच्छा, आप लोग इवेंजेलिकल वाले नहीं हो, कैथोलिक्स होते हैं। कैथोलिक्स में इतनी ज्यादा कुरीतियां आ गई, कुछ लोगों ने बोला हम नहीं मानेंगे इसको, प्रोटेस्ट करने लग गए, विरोध करने लग गए, और जो लोग विरोध करने लग गए उनको क्या बोला गया? प्रोटेस्टेंट। एक नया धर्म बन गया। आज के दिन में अब ये जो समय काल चल रहा है, इस समय काल पर 1.3 बिलियन, उस समय जो पॉपुलेशन थी, उस समय जो जनसंख्या थी, वो क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक्स में 1.3 बिलियन लोग थे, 130 करोड़ लोग, और उसमें से 550 मतलब 55 करोड़ के आसपास में लोग प्रोटेस्टेंट में चले गए। कितना बवाल हुआ होगा कि मान के चलिए भारत में 80% हिंदू हैं, 140 करोड़ में कितने हिंदू हो गए? 80% हैं तो 14 अठे कितना होता है? पहाड़ा नहीं आता आप लोग को, टेबल नहीं आता? हाँ, 14 × 96 होता है, 84, 7 हो गया 98, 111, 112 करोड़ भारतीय हैं। भारत में कौन है? हिंदू है। अब 112 करोड़ में आधे लोग, अगर 50 करोड़ हिंदू छोड़कर बुद्धिज्म अपना लेते हैं
तो हिंदुज़म को खतरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ये सारी कहानियां देखिएगा अभी कनेक्ट होगी। ये ऐसा समय काल आया कि फॉर एग्जाम्पल ये बाहर से जाते हैं और बाहर से कुछ नया कुछ सीख के आ जाते हैं, और अगर मुझ पे ही सवाल उठाने कि सर आप ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं, हमको बैठा के चुपचाप शांति से चश्मा लगा के पढ़ाइए ना, नाचते क्या रहते हैं बोर्ड पे। अब अभी आपकी बात सुनकर ये आधे लोग आपसे मेस्मराइज हो गए, आपको हमको छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगा? और लोगों को लेकर आऊँगा कि नहीं इस क्लास में? बस इसको हम बोलते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन और फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस रेवोल्यूशन। पहला क्या हो गया? वाणिज्य क्रांति, दूसरा धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति भी इसी समय पे काल पर हो रही है। इस समय काल पर यूरोप जीना सीख रहा है, एक एक कर एक एक क्रांति होते जा रही है। एक रेवोल्यूशन हुआ, फिर दूसरा रेवोल्यूशन हुआ। इसी समय पे किसी ने क्या दिमाग लगाया कि पहली बार लोगों को समझ में आया कि साइंस नाम की कोई चीज होती है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, पहली बार लोगों ने कंपास निकाला कि कंपास इधर अच्छा, इधर इधर पूरा भाई, इधर पश्चिम अच्छा। पहली बार लोगों ने कार्टोग्राफी की। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप बनाया। ये जो मैप होता है ना, ये पहली बार पूरी दुनिया का, पूरे भूगोल का एक चित्र बनाया हमने, इसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। ये सब 1300-1400 के आसपास में हो रहा है। और धीरे धीरे ये भी एक रेवोल्यूशन हुआ। इसी समय पे धीरे धीरे रेनेसां आ गया, लोगों के दिमाग में बुद्धि खुल गई। अचानक से यूरोप अचानक से इतना परिवर्तित हो गया कि अंधेरा में चल रहे थे, पूरा अंधेरा चल रहा था। और यूरोप के समय काल पर 300 सालों के अंदर में अचानक से लाइट आ गई। यूरोप जाग गया यूरोप। अब जागने के समय काल में बहुत सारे कारण थे। एक तो रेवोल्यूशन, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन कि मुझे दूर दराज में व्यापार करना है। दूसरा, इसी समय काल पर लोग क्रिश्चियनिटी को धीरे धीरे नेग्लेक्ट कर रहे थे। क्रिश्चियनिटी बोलती थी कि नदी क्रॉस करोगे तो मर जाओगे, समुद्र क्रॉस करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब खत्म हो गया, हमने प्रोटेस्ट कर दिया तो एक नया धर्म बना लिया हमने। साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, एक तरीके से वैज्ञानिक क्रांति जिसको हम बोलते हैं, ये आ गया। इसमें क्या हो गया? धीरे धीरे हमने मैप बनाया, ठीक है, ये क्या बोलते हैं उसको, कंपास बनाया, मैप बनाया, नई नई चीजें बनाई हमने, जहाज बनाया। जहाजों के ऊपर में अभी तक 14वीं शताब्दी में गन लगा दिया। जो बाबर लेकर आया था ना गन, जो मोबाइल कैनन से लेकर चक्के में लेकर आया था, वो हमने जहाजों पे लगा दिया। अब जहाज से मार सकते हैं गोला। अब ये सब चीज हो चुका था 13वीं शताब्दी होते होते। 13वीं-14वीं शताब्दी में यूरोप की कंडीशन ऐसी थी। यहां तक कोई समस्या? बैकग्राउंड समझ में आया क्या चल रहा है? यूरोप पूरा अंधकार में था और उसे कारण से उनको बस चाहिए था अनाज, या फॉर एग्जाम्पल अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ये मसाला आता कहां से है। किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आता था। अब नॉर्मली धीरे धीरे ये इतना कुछ वहां पे बदलाव हुआ। इसी समय काल पर इस मिडिल ईस्ट में भी कुछ बदलाव हो गया। मिडिल ईस्ट में नॉर्मली क्या होता था कि याद है, सबसे पहले खलीफास थे। खलीफास के बाद धीरे धीरे खलीफास टूट के बिखर गए, छोटी मोटी डायनेस्टीज आ गई, सफाविद आ गई, ससानिद आ गई, बहुत सारे छोटे मोटे डायनेस्टीज आ गए। पर इस समय काल तक में ना कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर कुछ अपनी डायनेस्टीज बदल रही है, ये लोग अपना बुद्धि बदल रहे हैं, इनको बुद्धि आ रही है अभी, तो ये लोग बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है, इनका कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, इनमें और क्या विकास हो रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर 1454 के आसपास में इस पूरे एरिया पर एक छत्र राज हो गया, ऑटोमन अंपायर का, ऑटोमन साम्राज्य बन गया। क्या बन गया? ऑटोमन साम्राज्य। खलीफा वापस से जिंदा हो गए। इतने दिन तक छोटे छोटे अलग अलग थे सब लोग। खलीफा, आखिरी खलीफा तो कौन थे? अब्बासिड खलीफा, लगभग 1000 के आसपास में खत्म हो गए थे। और उसके बाद याद है मैंने बताया था कि इजिप्ट में भी एक खलीफा आ चुका था, फताहिद खलीफा। ये सब छोटे मोटे, इन पे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सामान यहाँ से उठाते थे, यहाँ सामान लेकर जाते थे, थोड़ा कर दे देते थे राजा को, और राजा को कर देने के बाद ऊपर चले जाते थे, बात खत्म। ठीक है, कभी कोई समस्या आई नहीं। पर अभी गेट पे यहाँ पर बैठ गए, आपका नाम क्या हुआ? जसवंत गेट पे बैठ गए। अब जसवंत जो है उनका नाम है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य सिर्फ साम्राज्य नहीं है, ऑटोमन साम्राज्य जो है वो खलीफा है। खलीफा का मेन काम क्या होता है? खलीफा एक पॉलिटिकल बॉडी है या रिलीजियस बॉडी है? धार्मिक है वो। अब खलीफा जो है अब गेट पे बैठे हुए हैं, जो भी आदमी बाहर से आएगा तो उसको पहले क्या बोलेंगे? कन्वर्ट हो, फिर देंगे सामान। दिक्कत आने लगी। अब यहाँ से जब सामान जाता था, अब ये सामान तो जा ही रहा हमेशा से, यहाँ से सामान जा रहा है, यहाँ से सामान जा रहा है। पर ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस मिडिल ईस्ट में हुए, यहाँ पर जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य आकर बैठ गया, अब ऑटोमन साम्राज्य ने सामान का दाम बढ़ा दिया। बोला या तो बोलो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एक बार एक दो लाइन बताइए ना मुझे,
किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या बोलते हैं? आए? हाँ तो एक लाइन बताइए ना कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, अब यहां पर फॉर एग्जांपल वो लोग आप सीधा ऐसा बोल रहे हैं। अब इसी समय काल पर सब बुद्धि खुल चुकी है यूरोप वाले की। अब या तो आप मुझे ये बात बोलो, या तो कलमा पढ़ो, और अगर आप कलमा नहीं पढ़ पा रहे हो तो पैसा डबल दो, पैसा डबल दो। 10 रुपए का मसाला भारत से चलता था, 40 रुपए में उसको अरब खरीदते थे, और 100 रुपए में उसको कौन खरीदता था? यूरोप खरीदता था। अब 10 रुपए में माल चलेगा, 80 रुपया में कौन खरीदेगा? अरब। और उसको फिर 80 रुपए में जब अरब ही खरीद रहा है तो ये इटली जाएगा, वेनिस जाएगा, और उसके बाद यूरोप जाएगा, तो वो 150 रुपये का हो गया। अब खाना खाने में मसाला ही 150 रुपये का यूज करेंगे, यही दिन आ गया है हमारा। यहां पर दिक्कत हुई। यहां पर सिर्फ एक कारण नहीं बने, भारत में इन लोगों का आगमन, यूरोपियन का आगमन एक कारण से नहीं हुआ, सिर्फ मसाले नहीं थे। सोच के देखिए, यहां पर चर्च बैठा है, और चर्च को क्या लग रहा है कि यार आधे लोग चल गए दूसरे धर्म में, अब मेरा क्या होगा धर्म का। यहाँ चर्च को भी दिक्कत हो रही है कि चर्च के लिए फॉलोअर्स कम पड़ गए, आधे लोग बाहर चले गए। एट द सेम टाइम राजा को भी दिक्कत हो रही है। राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसका नाम है हेनरी IV। क्या नाम है? हेनरी। हेनरी नाम का राजा है, दिख रहा है? हेनरी नाम का राजा है, इसको भी दिक्कत हो रही है। ये क्या बोल रहा है कि यार देखो, सारे के सारे लोग अगर इधर उधर अपना खुद का व्यापार ऊपर करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। या फॉर एग्जाम्पल, इतना महंगा सामान जब आएगा, आपको क्या लगता है तेल का दाम मोदी जी बढ़ा रहा है, पर गाली कौन खा रहा है? अब मोदी जी को ट्रेस करना होगा ना कि या तो ईरान से तेल खुद जाकर खुद के लेकर आए, और नहीं तो ईरान से तेल लाना बंद कर दे। सेम सिचुएशन है कि नहीं? कि यहां पर सारे के सारे राजा इसीलिए परेशान है कि महंगाई क्यों बढ़ गई। और महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? मिडिल ईस्ट में ऑटोमन साम्राज्य वाले लोगों ने जबरदस्ती दाम बढ़ा दिया धर्म के नाम पर, और इसके कारण से क्या चल रहा है कि महंगाई बढ़ गई यूरोप में। अब यूरोप में महंगाई बढ़ गई, राजा भी परेशान है, चर्च भी परेशान है क्योंकि आधे लोग चले गए, और प्लस आम इंसान के अंदर ज़ील भी आ गई है। आम इंसान को अब व्यापार भी करना है। अब धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको अब जय क्लास से बाहर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आपके अंदर ज़ील इतनी आ गई है कि बोलेंगे मैं खुद पढ़ूंगी, अब से खुद किताब खरीदेंगे, खुद पढ़ूंगी। अब कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, ठीक है, वाणिज्य क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, कंपास मैप सब दे दिया। अब इस कारण से एक समय काल ऐसा आया 1453-54 के आसपास में, क्या चल रहा है कि वहां पर, अब बताइए कि सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें से किसको होगी? माल अगर पहुंचेगा तो सबसे महंगा माल किसको मिलेगा? वेस्टर्न में तो मिल रहा है, ईस्टर्न इधर हुआ ना, इस साइड मिलेगा सबसे महंगा, इसमें भी सबसे महंगा किसको मिलेगा? मान के चलिए यहां से नापते हैं, यहां से पहुंचे 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, सबसे दूर कौन बैठा है और सबसे महंगा सामान कौन खरीद रहा है? सबसे पहले उनको जरूरत पड़ेगी भाई, अगर अपने से नहीं ढूंढे रास्ता तो बहुत महंगा हो जाएगा। 150 रुपए का मसाला ही खा रहे हैं, छोड़ो 150 रुपए का मसाला तो फ्रांस वाले खा रहे हैं, हम तो 200 रुपए का मसाला खा रहे हैं, हम तो और दूर बैठे हैं ना। यहाँ से वेनिस से सामान जब जाएगा, यहाँ से माल जाता है, यहाँ से पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब वर्ल्ड में माल जाएगा। अरब वर्ल्ड वाले भेज देंगे इसको इटली, वेनिस लोगों के पास, और इटली वाले क्या करेंगे, कुछ सामान फ्रांस भेजेंगे, कुछ सामान स्पेन भेजेंगे, कुछ सामान पोर्चुगल भेजेंगे। जिसका जितना डिस्टेंस उतना उसका सामान का दाम। सामान का दाम किससे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केरला से को सामान मंगाना होगा तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा कि अपर मार्केट से? सस्ता कौन पड़ेगा? अपर मार्केट। जितना ज्यादा दूरी होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, माल का दाम उतना बढ़ जाएगा। बस अब समझ में आ रहा है वाई पोर्चुगल, क्यों पोर्चुगल वाले ही सबसे पहले आए? क्योंकि सबसे दूर पे थे और जेब पे उनके सबसे ज्यादा मार पड़ रही थी। पोर्चुगल में और भी चीजें हो रही थी। अब इसी समय काल पर जो ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स अलग पूरा धर्म बनाकर बैठे हुए थे ना, इसी धर्म में हमने क्या देखा कि ये जो प्रोटेस्टेंट वाले, ये प्रोटेस्टेंट थोड़ा अलग बात करते हैं। ये अब मान के चलिए हम धर्म बनाएंगे, कोई भी धर्म बनाने के लिए उस धर्म के पीछे का मोक्ष होना बहुत आवश्यक है। क्यों ही धर्म बनाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिंदुज्म एक धर्म है, इसका मेन काम क्या है? मोक्ष दिलाना, इस दुनिया से लोगों को उस पार कर देना। इस्लाम भी एक धर्म है, इस्लाम का मेन काम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है?
सही तरीके से लोगों को ट्रीट करना, ठीक है, इक्वालिटी, समानता, इसी वर्ल्ड में अच्छे तरीके से रहें, सब खाना पीना अच्छे से खाएं, वैसे ही क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। वैसे ही प्रोटेस्टेंट जब नया धर्म बनाकर आ रहे थे तो प्रोटेस्टेंट वाले का ऑब्जेक्टिव, मेन उनका कारण क्या था कि उनको ये कहना था कि आप सब लोग ना आम इंसान, भगवान ने आप सबको यहाँ भेज दिया, जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा भगवान की नज़रों में दिखेगा, और दिखेगा तो भगवान आपको बुला लेंगे। अब आप कितने कैसे लोगों के नज़र में दिखेंगे, भगवान की नज़र में आप कैसे दिखेंगे, तो आप मेहनत करिए, कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप, आपका कर्म जो है उसी की पूजा करिए। आज के डेट में वर्ल्ड में, दुनिया में 500 सबसे अमीर आदमी उठाइएगा तो 450 लोग प्रोटेस्टेंट हैं, 450 अमीर आदमी प्रोटेस्टेंट है। क्यों? इनका धर्म ही इनको बताता है कर्म ही धर्म है। ये सोचिए, देखिए इलॉन मस्क प्रोटेस्टेंट है, आदमी सोफे पे सो जाता है ना, काम करने में इतना मशगूल है, काम ही करना है, मतलब कि चूजन वन, भगवान के। सोचिए, देखिए अगर आपको मैंने बोला कि अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ लीजिएगा तो उस दिन आपको भगवान मिलेंगे, आप ज़्यादा जेल में काम करोगे, ज़्यादा जेल में पढ़ोगे, ऐसे तो आपको लग रहा है यूपीएससी के बाद नौकरी हो जाएगी। और जिस दिन मैंने आपके दिमाग में डाल दिया कि यूपीएससी के बाद भगवान मिल रहे हैं आपको धौलपुर हाउस में, तो आप फिर भगवान ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करोगे। एक ऑरेटर की सबसे अच्छी खासियत क्या है मालूम है? जैसे नानी दादी से ही कहानी क्यों सुनते हैं, मम्मी से क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि एक तो वो इमेजिन करवा देती हैं और आपको सपनों की दुनिया में लेकर चले जाते हैं, और आपकी आंखें ऐसा ही बंद हो जाती। थैंक यू सो मच, मैं तारीफ कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। चलिए, प्रोटेस्टेंट्स धीरे धीरे इतने ज़्यादा अलग हो गए कि अब उन लोगों को काम ही काम करना है, काम ही काम करना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। उनके अंदर हज़क ज़ील आ गई। तो जैसे पूरा का पूरा जो, जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में ये जो इवेंजेलिकल वाले हम बार बार बात करते हैं, ये लोग कौन है? प्रोटेस्टेंट है। इनका मेन चर्च बना इंग्लैंड में। तो प्रोटेस्टेंट्स वाले कहाँ से गाइड होते हैं? इंग्लैंड से। कैथोलिक वाले कहाँ से होते हैं? रोम से। जैसे आपका मेन चर्च कहाँ होगा? रोम में। पोप आपके मेन होंगे। पर वही प्रोटेस्टेंट वाले जो हैं वो लोग अंग्रेज हैं। ये दूसरा धर्म की लड़ाई होगी अभी, ठीक है। अब धीरे धीरे ये सारे के सारे लोगों ने, चर्च आया राजा के पास, पोर्चुगल के राजा के पास। पोर्चुगल का राजा है हेनरी। उसको बोला कि यार देखो, एक तो दिक्कत है, एक तो महंगा सामान है, तुम भी गाली खाते हो, हम भी गाली खाते हैं, हम तो ठीक है बार बार बोल देते हैं कि भगवान की देन है, पर तुम क्या करोगे, है ना। एंड दैट इज़ वाई एक काम करो, निकालो सबको, बोलो कि कहीं से भारत का रास्ता कहीं तो मिलेगा यार। इतना मसाला है, इतने सालों से, मतलब 5000 साल से खाना खा रहे हैं हम लोग, मसाला खा रहे हैं, तुमको आज तक इतना नहीं हुआ कि तुम जाके ढूंढ के आ जाओ कि कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग। ये बीच में जो अरब हैं, ये अरब के चोचले ख़त्म किया जाए क्या? बोला खत्म करते हैं, ख़त्म। बोला हम निकालते हैं टेंडर, स्पॉन्सरशिप टेंडर। नाम मेरा आज से दुनिया क्या जानेगी? हेनरी द नेविगेटर। राजा जो था हेनरी, उसका नाम हो गया हेनरी द नेविगेटर। ऐसा इंसान जो नेविगेट करेगा, लोगों को रास्ता दिखाएगा, लोगों को बताएगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और राजा ने एक ऐसे निकाला पोस्टर, बोला वांटेड 5000, पोर्चुगल की करेंसी का क्या नाम? डॉलर मान के चलिए, $5000 एक खलासी चाहिए। खलासी क्या होता है? अब यहाँ से वर्ड में यूज कर रहा हूँ। खलासी वो लोग होता है, नहीं सुना आपने? गोदिरो खलासी, खलासी गाना नहीं सुना? सुना है? खलासी का मतलब होता है सी नेविगेटर्स। सी नेविगेटर्स का मतलब होता है वैसे लोग जो नदियों में कुछ करते हैं, नदी में जहाज लेकर निकल गए, खलासी हैं वो लोग। इसने बोला मुझे खलासी चाहिए, आओ खलासी, पैसा लगेगा, हम देंगे तुमको पैसा, राजा तुमको पैसा देगा, जाओ रास्ता ढूंढ के लेकर आओ। और यहाँ से चालू हो गया दुनिया ढूंढना। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, वाणिज्य क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रिलीजियस क्रांति, ठीक है, धार्मिक रेवोल्यूशन, प्रोटेस्टेंट्स हो गए। ये सब लोगों की एक सम्मिलित चीज़ों से क्या हो गया कि लोगों के अंदर में ऐसी ज़ील आई कि चलो अब ढूंढ के निकालते हैं भारत कहाँ है, भारत किस चिड़िया का नाम है, ढूंढ के निकालते हैं। और ढूंढना स्टार्ट हुआ।